इकाई 1 उदारवाद। प्रश्न नंबर 1, भारतीय राजनीति को समझने के लिए उदारवादी अवधारणा के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, उदारवादी अवधारणा के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। पहला, समस्याएं। भारतीय समाज में पाई जाने वाली प्रमुख समस्याएं जैसे जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि। उदारवाद इन संस्थाओं का अध्ययन करता है। इनका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव है, इनका प्रयोग करता है। दूसरा, प्रक्रियाएं। भारतीय समाज में पाई जाने वाली संस्थाओं और संगठनों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, मूल्य। एक व्यक्ति के जीवन मूल्य उसकी सोच को प्रभावित करते हैं। देश की राजनीति के प्रति उनका क्या नज़रिया है, मूल्य तय करते हैं। इसलिए उदारवादी अवधारणा का एक तत्व मूल्य भी है। प्रश्न नंबर 2, राजनीति के अध्ययन की उदारवादी अवधारणा क्या है? उत्तर, उदारवादी अवधारणा को व्यवस्थावादी अवधारणा भी कहा जाता है। व्यवस्थावादी अवधारणा व्यवहारवादी अवधारणा की देन है। इस अवधारणा की शुरुआत डेविड ईस्टन और जेम्स कोलमैन ने की। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों में आज के समय की जाने वाली राजनीति का अध्ययन करना। इसके अलावा देश में होने वाले आर्थिक विकास का भी अध्ययन करना। विकास का अर्थ है देश में मूलभूत सुविधाओं का विकास तथा देश के आर्थिक ढांचे का विकास। प्रश्न नंबर 3, उदारवादी अवधारणा किन किन क्षेत्रों में बदल गई है? उत्तर, नागरिक समाज। उदारवाद एक प्रमुख तत्व के तौर पर कई संस्थानों का अध्ययन करता है, जैसे जाति, धर्म, क्षेत्र आदि। लोकतांत्रिक देश की जिम्मेदारी है कि वे अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। उदारवाद ये अध्ययन भी करता है सामाजिक पूंजी। सामाजिक पूंजी का अर्थ है विभिन्न समुदायों का आपस में मेल मिलाप तथा संबंध। आज के समय में उदारवाद इसका अध्ययन भी करता है। बहुसंस्कृतिवाद। आज के समय भारतीय समाज में एक साथ कई संस्कृतियां यानी अलग अलग रीति रिवाजों और मान्यताओं का पालन करने वाले लोग रहते हैं, जिसे बहुसंस्कृतिवाद कहते हैं। ये भी उदारवाद के अध्ययन क्षेत्र में आता है। इकाई 2, मार्क्सवादी अवधारणा। प्रश्न नंबर 1, मार्क्सवादी अवधारणा क्या है? मार्क्सवाद एक अवधारणा यानी एक सोच है जो किसी समाज का अध्ययन करती है और फिर इस समाज के बारे में सिद्धांत तय करती है। इसके अनुसार समाज में पाए जाने वाले वर्गों के बीच आपसी संबंध होते हैं। बाद में ये संबंध उत्पादन के संबंधों में बदल जाते हैं। आपस के सामाजिक संबंध और उत्पादन के संबंध बाद में उत्पादन के कारक बन जाते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में बताता है। यही वे समाज के अन्य पहलुओं का भी अध्ययन करता है, जैसे राज्य, संस्कृति तथा राजनीति। मार्क्सवाद को मानने वाले दो समूह हैं। एक समूह का मानना है कि वर्ग ही किसी समाज का आधार होता है, जबकि दूसरे समूह का मानना है कि वर्ग समाज का आधार नहीं है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय राजनीति के अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का क्या महत्व है? उत्तर, मार्क्सवादी अवधारणा का प्रयोग भारतीय राजनीति को समझने के लिए किया जाता है। हालांकि भारतीय राजनीति को समझने के लिए उदारवादी अवधारणा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसका कारण ये है कि मार्क्सवाद का क्षेत्र है वर्ग संबंधों को बताना और राज्य की भूमिका तय करना, जबकि उदारवाद वर्ग संबंधों में आने वाले परिवर्तनों को बताता है। इसके अलावा मजदूर और किसान आंदोलनों जैसे मुद्दों को उठाना, राज्य की भूमिका के बारे में जानकारी देना तथा विभिन्न वर्ग के बीच संबंधों का पता लगाना। प्रश्न नंबर 3, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग व्यवस्था के बारे में बताइए। उत्तर, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली वर्ग व्यवस्था को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, ग्रामीण अमीर वर्ग। दूसरा, जमींदार वर्ग। तीसरा, अमीर किसान वर्ग। चौथा, मध्यम किसान वर्ग। पांचवा, गरीब छोटे किसान। और छठा, भूमिहीन किसान। ग्रामीण अमीर, जमींदार और अमीर किसान वर्ग ज़मीन जायदाद के मालिक होते हैं। उनके पास संसाधनों की भी कोई कमी नहीं होती। वे अपनी ज़मीन पर खुद खेती नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे मजदूर किसानों से काम लेते हैं। मध्यम वर्ग किसानों के पास केवल इतनी ज़मीन होती है कि वे उस पर खुद खेती करके परिवार का गुजारा कर सकें। ये अपने खेतों पर खुद काम करते हैं।
गरीब छोटे किसान और भूमिहीन किसान ज़मींदारों और अमीर किसानों की ज़मीनों पर मजदूर की तरह काम करते हैं और इस काम के बदले बेहद कम मजदूरी पाते हैं। प्रश्न नंबर 4, किसान एवं कृषक आंदोलनों पर एक नोट लिखिए। किसान और कृषक को एक ही समझा जाता है, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है। कृषक आम गरीब वर्ग को कहा जाता है, जबकि किसान वो है जिसके पास खेती के लिए अपनी ज़मीन और संसाधन है। अंग्रेज़ों के समय से ही किसान और किसानों पर अत्याचार होते आए हैं। किसानों को उनकी ज़मीन से बेदखल करना, ज़मींदारों और अंग्रेज़ी अफसरों के द्वारा उनसे मज़दूरों की तरह अपनी भूमि पर खेती करवाना, कम पैसे देना, उन्हें शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, लगान वसूलना, ये ऐसे कारण थे जिन्होंने किसानों को आवाज़ उठाने पर मजबूर किया। यहीं से किसानों और कृषक आंदोलनों की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 5, मजदूर वर्ग आंदोलन पर नोट लिखिए। उत्तर, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार मजदूर वर्ग को निम्नलिखित कारणों से आंदोलन करना पड़ता है। पहला, मजदूर वर्ग की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा, वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं यानी ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीसरा, मजदूर वर्ग तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। चौथा, मजदूरों को उनकी मेहनत का पैसा समय पर नहीं दिया जाता है। पाँचवा, उन्हें संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। छठा, उन्हें बोनस भी नहीं दिया जाता है। और सातवां, उनका शोषण किया जाता है। इकाई 3, गांधीवादी अवधारणा। प्रश्न नंबर 1, गांधीवादी अवधारणा या गांधीवादी परिप्रेक्ष्य क्या है? उत्तर, सत्य के मार्ग पर चलना, नए समाज का निर्माण करना और समाज की शक्ति को समझना गांधीवादी अवधारणा है। गांधीवादी दृष्टिकोण में निम्नलिखित बिंदु भी शामिल हैं। पहला, सत्य, सच बोलना। दूसरा, अहिंसा, खून खराबा, झगड़ा नहीं करना। तीसरा, सत्याग्रह, सच बोलने के लिए लोगों को प्रेरित करना। चौथा, स्वराज, खुद का शासन, खुद की हुकूमत। पांचवा, सर्वोदय, सभी की तरक्की, विकास। और छठा, नैतिकता और राम राज्य। प्रश्न नंबर 2, भारतीय समाज के अध्ययन में गांधीवादी अवधारणा की भूमिका के बारे में बताइए। भारतीय राजनीति में गांधीवादी अवधारणा के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विषय हैं सामाजिक आंदोलन व सत्याग्रह, जिसके अंतर्गत राज्य की आलोचना की गई है, जबकि स्वराज की सोच का समर्थन किया गया है। गांधीवादी दृष्टिकोण सांप्रदायिक तथा सामाजिक सद्भाव की बात करता है। गांधीवादी विकेंद्रीकरण और पंचायती राज व्यवस्था को सही मानता है और इस पर जोर देता है। गांधीवादी बुद्धिजीवी जैसे चरण सिंह और लोहिया ने औद्योगिकीकरण का विरोध किया और लघु तथा ग्राम उद्योगों को बढ़ाने पर बल दिया। चरण सिंह कुछ मुद्दों पर गांधीवाद से सहमत नहीं है, जैसे सहकारी कृषि व्यवस्था। प्रश्न नंबर 3, गांधीवाद का सामाजिक आंदोलनों पर क्या असर पड़ा? उत्तर, गुजरात में 1974 में मूल्य वृद्धि के विरोध में आंदोलन हुआ। यह आंदोलन छात्रों के द्वारा किया गया। हॉस्टल में मैस में खाना खाने के बिल में बढ़ोतरी हुई थी, जिसका विरोध छात्र कर रहे थे। घनश्याम शाह इस आंदोलन के लीडर थे और उन्होंने इसमें सत्याग्रह का भी जिक्र किया था। ये आंदोलन भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर हुआ था। इसमें नागरिक स्वतंत्रता की भी मांग की गई थी। इस आंदोलन के कारण उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में यह आंदोलन जेपी के आंदोलन से जुड़ गया। 1975 में किए गए किसान आंदोलनों में गांधीवादी विचारधारा को अपनाया गया, जिसकी वजह से सत्याग्रह और अहिंसा पर जोर दिया गया। ये आंदोलन देश में लगाए गए आपातकाल का मुख्य कारण बना।